देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या देख रहे हैं। सिक्का मेरे हाथ में है तो आप हेड देख रहे हैं, फिर हमने सिक्का घुमा दिया तो आप टेल देख रहे हैं। क्या बात है। तो ये तो देखने वाले का नज़रिया है कि वो हमें किस नज़र से देखता है। वैसे मैं अपने आप को ना एंकर मानता हूँ ना शायर मानता हूँ। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। ये बहुत पुराना वाक़या है कि आप जैसे मैं जो भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत कटर मटर अच्छा बुरा, तो मैं लिखता हूँ आफ्ताब राना, 7 पास, औरंगाबाद बिहार। तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा अपने वालिद मोहतरम को दिखाते, तो गए कि भाई फलां दिन शो है, आपको नाटक देखने चलना। कि बट लाहौल विलाकुत मैं नाटक देखूंगा जी, ये सब नहीं होगा। बड़े मान मनोबल के बाद वो तैयार हुए कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के चलेंगे, ऐशा के पहले भेज देना। चलिए हजरत गए, नाटक देखे। पूरी ऑडियंस औरंगाबाद टाउन हॉल में, पूरी ऑडियंस हंस हंस के लोट पोट हो गई। एमएलए ब्रिजमोहन सिंह थे, हंसते हंसते कुर्सी से गिर गए। लेकिन हम रारा के आंख चुरा कर देखते थे कि मेरे अब्बू का क्या स्थिति है। तो वो एकदम सीरियस, एकदम यूं। अच्छा, उनको हंसी नहीं आ रही है, कुछ नहीं। अब आपको बता देते हैं कि नाटक का नाम था ता हम कुंवारे रहे हैं। अच्छा, मेरे वालिद मोहतरम को ही लग रहा था कि नाटक खाली मेरे लिए कर रहा है। अच्छा, इसीलिए बुलाया भी। इसीलिए बुलाया है कि मैसेज जो है कि चला जाए कि हम कुंवारे रहे, हम ब्याह हुआ करा दीजिए। अच्छा। बिखरा हुआ था मैं बन के लफ्ज़ फ़ज़ाओं में, उसने मुझे छुआ, मैं किताब बन गया। बहुत अच्छा। और ए खिलाल टूथपिक, ए खिलाल तुझको 1000 बार है सलाम, मेरे फाका कशी का तू नकाब बन गया। क्या बात, वाह वाह वाह। मजबूर हैं उस कड़वे कसैले दरख्त के नीचे रहने के लिए जिसके हर पत्ते पर लिखा हुआ है कि द्रोण ने, गुरु द्रोण ने, हाँ वही द्रोण जिसने अपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। हम मजबूर हैं उस इतिहास के पन्नों के नीचे जिंदा रहने के लिए जहां ये साफ साफ दिखाई देता है कि आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर एंकर, एक्टर और रंगकर्मी आफ्ताब राना। आफ्ताब राना मूलतः औरंगाबाद के निवासी हैं और मगध ही नहीं बल्कि बिहार और बिहार से बाहर देश भर में बड़े बड़े आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। आफ्ताब साहब, आपका विज़न आजकल में स्वागत है। विज़न आजकल के तमाम लोगों का शुक्रिया और ख़ास तौर से देखने वालों का शुक्रिया। इमरान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी भी ख्वाहिश थी कि आपके इस फेस टू फेस में एक दिन किसी ना किसी दिन मेरा भी चेहरा चमके। आप तो वैसे ही चमके हुए चेहरे हैं। मैंने फेस टू फेस में जब मैंने देखा कि विदेश के भी लोग आके विदेश से आए और फेस टू फेस में अपनी बातें रखें, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि फेस टू फेस में इमरान अली साहब के सवालों को मैं भी झेलूं। आफ्ताब भाई, बहुत दिनों से आपको, जब ऑर्केस्ट्रा का ज़माना था उस वक्त आपको मैंने स्टेज पर एंकरिंग करते हुए देखा, जब बहुत दर्शक उसके लिए आते थे। कई बड़े मुशायरों में आप उसकी नज़ामत करते रहे, मंच संचालन, हिंदी की जो साहित्यिक आयोजन हुए, कहीं कवि सम्मेलन, उसमें भी आप मंच संचालन करते नज़र आए। एक रंगकर्मी के तौर पे आप स्टेज पर तो एक नाज़िम, एक एंकर, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक रंगकर्मी, क्या माने आफ्ताब राना को? अगर जो देश भर के लोग अगर एक पहचान के तौर पे मानेंगे आफ्ताब राना को, तो आफ्ताब राना को क्या मानेंगे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है
कि आप क्या देख रहे हैं। सिक्का मेरे हाथ में है तो आप हेड देख रहे हैं, फिर हमने सिक्का घुमा दिया तो आप टेल देख रहे हैं। क्या बात है। तो ये तो देखने वाले का नज़रिया है कि वो हमें किस नज़र से देखता है। वैसे मैं अपने आप को ना एंकर मानता हूँ ना शायर मानता हूँ। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। जब मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा तो फिर ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत अच्छे नाज़िम के, बनिस्बत अच्छे शायर के, बनिस्बत अच्छे एक्टर के, बनिस्बत अच्छे डायरेक्टर के। आप देखते होंगे, अखबारों के माध्यम से सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। मैंने यहाँ अपने यहाँ औरंगाबाद में एक छोटी सी संस्था बनवाई। मैं उसका मेंबर नहीं हूँ लेकिन उसका क्रिएटर हूँ। बढ़ते कदम, इस्लामी बढ़ते कदम, उसके माध्यम से साल भर में एक बार हम लोग इज्तिमाई निकाह करते हैं और उसकी तैयारी लगभग साल भर चलती है। किसी के यहाँ से बक्सा लाना है, किसी के यहाँ से जो है कुर्सी लाना है। तो सामूहिक विवाह जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों की शादी एक साथ। जी अभी तक हम लोगों गरीब लोग ज़्यादा ही हाँ गरीब लोगों की ही शादियाँ होती हैं और उसमें अभी तक हम लोग 10 साल 2011 से लगातार कर रहे हैं। हम लोगों ने 100 से ऊपर शादियां कराई हैं और सबसे खुशी की बात है कि वो सारी की सारी शादियां कामयाब हैं। सिर्फ शादी कराई नहीं है, उस पर बाज़ाब्ते निगाह रखते हैं कि उसका घर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मज़ा तो इसी में आता है। अब रही बात कि शायरी, तो भाई ये फ़न है, पढ़े लिखों का काम है। मैं महजूर शमसी को अपने सामने रोल मॉडल के तौर पर रखता हूँ। महजूर शमसी साहब उस दौर के आदमी हैं जिस दौर में नादिम बल्खी, महजूर शमसी और आपके नावक हमज़ा पूरी साहब, ये तीनों समकक्ष हैं, बराबर हैं तीनों, दौर सबका एक है। तो नादिम बल्खी साहब और नावक हमज़ा पूरी साहब के नज़र में शायर वो होता है जिसको फ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन समझ में आता है। महजूर शमसी साहब को मैं इसलिए अपना रोल मॉडल मानता हूँ कि उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इस बात को कहा है कि अगर आपके अशआर पूरे मानी के साथ सामईन तक पहुँच जाएं, वही शायरी है। अब उसमें फ़ाइलुन घट रहा है कि फ़ेलुन बढ़ रहा है, इससे वजन और ग्रामर का कोई मतलब नहीं। आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए, जज्बात होने चाहिए जी। तो मैं इसी टाइप का आदमी हूँ क्योंकि मैं अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ एज ए एंकर, एज ए नाजिम, एज ए मंच संचालक, एज ए कवि, एज ए शायर, एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर। मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। मैंने काफ़ी दिन पहले एक काम किया था, तोहसे लागी लगन। वो उस वक्त पीडी का ज़माना था, आप जानते हैं कि कैमरा के बहुत माहिर आदमी हैं आप। पीडी 170 से मैंने उस फिल्म को शूट किया था। तो उस फिल्म का नाम था तोहसे लागी लगन। उसके कई फ्रेम थे, जैसे हीरो, 2 हीरो थे, 1 हीरोइन, तो वहाँ भी लगन लगी हुई थी। उसमें कॉमेडियन थे, 2 कॉमेडी स्टार, 1 कॉमेडी लेडी, वहाँ भी लगन लगी हुई थी। फिर उसके बाद जो इसमें विलेन था वो भी प्यार करता था, वहाँ भी लगन लगी हुई थी। और उसमें एक फ़कीरों का जत्था था, 3 फ़कीर का, उसकी लगन वहाँ लगी हुई थी। तो हमने भरपूर ये कोशिश की है कि आप अपने जो आपके दिल में है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से पटल पर आए। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, इसमें फ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन नहीं समझ में हमको नहीं आता है। मैंने कहा कि तुम हिंदू मुसलमान बने बैठे रहो, हम जैसे हैं वैसा इंसान रहने दो, और खूब खेलो कुर्सी कुर्सी जितना जी में आए, हम जहाँ रहते हैं उसे हिंदुस्तान रहने दो। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह। और इसका एक शेर इस गज़ल का जो काफ़ी मशहूर हुआ था जी। वो था कि वो मैंने कुछ यूँ कहा था कि गिरवी रख दो सब आसाइशें, जी, इससे मुझको क्या, जी,
गिरवी रख दो सब आसाइशें, इससे मुझको क्या, हल्दी तुलसी नीम पीपल और ज़ाफ़रान रहने दो। क्या बात है। के वो हकदार थे। मैं तो कोई स्टार भी नहीं हूँ, मुझको मेरे शहर ने इतना प्यार दिया है कि मैं उसके कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं चाह के भी अपने शहर को नहीं छोड़ सकता। औरंगाबाद। हाँ, जबकि ये मेरा आबाई वतन नहीं है, मेरा आबाई वतन सासाराम है जी। ये मेरा ननिहाल है, लेकिन यहाँ इतना प्यार मिला है, इतना लोगों ने इज्जत दी है कि उतना तो अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनने से पहले नहीं मिली थी। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम ये बन जाते तो बहुत अच्छा था। नहीं, हम कलाकार ही बने हैं, यही अच्छा है। अच्छा। क्योंकि जब आप साहित्य को अपना चेहरा देके, साहित्य को अपना चेहरा देके स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। अभी आपने एक टीस जाहिर किया कि पैसा वाले होते। हाँ, तो वो एक अलग बात हो गई। नहीं, टीस जाहिर हाँ, किया आपने कि पैसा बड़ी चीज़ है अभी। नहीं, आज के, मैंने ये कहा कि आज के दौर में पैसा बड़ी चीज़ हो गई। जैसे कल पहले आदमी देखा जाता था, आज पहले पैसा देखा जाता है। कल आदमी के बाद तालीम देखी जाती थी, अब जो है पैसे के बाद प्रतिभा या सलाहियत। प्रतिभा या सलाहियत नहीं देखी जाती है, अब पैसा देखा जाता है भैया। और पैसे के बाद ये देखा जाता है कि ये किस समुदाय से आता है, तब आदमी और उसका किरदार नापा जाता है। उसके बाद देखता है तब कि MBBS है, कि FRCS है, कि इंजीनियर है, कि प्रोफेसर है। वो ज़माना हवा हो गया जब लोगों के किरदार, जब 30 पर कह दीजिए। अंकर के पास तो तमाम लोगों के अशार होते हैं। हाँ, मेरे पास भी तमाम लोगों के अशार हैं, लेकिन मैं अपनी चीज़ इसलिए सुना रहा हूँ कि लोगों को ये भ्रम ना रहे कि मैं सिर्फ एंकर हूँ। तो मैंने एक नज़्म लिखी, ये मैंने नज़्म लिखी थी 8/5/2017 को चंडीगढ़ में। अर्श को गुमान है, अर्श को गुमान है, अर्श इसका उन्वान है, अर्श आसमान। अर्श को गुमान है पर फर्श ही उसकी पहचान है। अर्श को गुमान है पर फर्श ही उसकी पहचान है। फर्श जिसको छूकर बहुत कुछ महसूस किया जा सके, फर्श जिसको छूकर बहुत कुछ महसूस किया जा सके, जिसके लम्स से सारे दर्द भुलाए जा सकते हों, उसी फर्श से आदमी उड़ना चाहता है खुद को अर्श बनाने के लिए, मगर अर्श बनकर कट रहा है अपनों से, कट रहा है खुद से, खुद ही से, जुदा हो रहा है सभी से। ऐ अर्श बढ़ने वाले फर्शी परिंदे, जब छोड़ जाएगी तुमको महबूबा जैसी सांस, फिर आगोश फर्श ही ठिकाना होगा, तुमको यहीं आना होगा। बहुत अच्छी नज़्म आपकी। हम अपने दर्शकों को एक बात ज़रूर बता दें कि हमारी बातचीत चल रही है आफ्ताब राना से। आफ्ताब राना को आप जानते हैं एक एंकर के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे, एक रंगकर्मी, एक फिल्म निर्देशक और कई गुणों के मालिक हैं ये, और बड़ी शोहरत रखते हैं। लेकिन आप जिनको जिस नाम से जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, वो वही है या वो कुछ और भी है, ये बहुत कम ऐसा मौका आता है। बातों बातों में इन्होंने जो बातें आज बताई, जिसे मैं भी नहीं जानता था, शायद हमारे बहुत सारे दर्शक भी नहीं जानते कि कौन आदमी क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जो लोगों को मालूम भी नहीं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी आज बताई बात की। उन्होंने बहुत सारी ऐसी शादियां जो सामूहिक विवाह होते हैं, बहुत सारे गरीब लड़के लड़कियों की एक साथ प्लान करके और उनकी दुनिया बसाई इन्होंने, और वो शादियां आज तक कामयाब हैं, और उसके ये बड़े उसका हिस्सा ये रहे हैं, उसके मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हम जो जी रहे हैं, वो एक शेर है ना कि जिया अपनी खातिर तो क्या जिया, क्या ख़ुद को खुशहाल तो क्या किया। तो औरों के लिए जीना एक चीज़। और इन्होंने बताया कि जब ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे तो इसकी परवाह नहीं रहती कि ये पैसा वो अपने पास जमा करके बड़ी दौलत जमा कर ले, बल्कि जो जिसने मांगा, जिसने जो कहा, जिनकी जो ज़रूरतें सामने आई, उन ज़रूरतों को ये पूरा करते रहे। तो एक फ़नकार का ये भी दिल है। आफ्ताब भाई, हम एक सवाल मेरे दिल में उभर रहा है कि
औरंगाबाद की सरज़मीन का वो खूबसूरत नौजवान जो स्टेज पर उस वक्त शुरू हुआ जब वो कभी 25 साल या 24 साल का वो नौजवान खूबसूरत, मेरी कम उम्र थी, आपको उस ज़माने से मैंने स्टेज पर देखा है। ये सैयद मोहम्मद महमूद आफ्ताब आलम फिरदौसी कादरी, ये इतने लंबे नाम सैयद मोहम्मद महमूद आफ्ताब आलम कादरी, इससे ये आफ्ताब राणा बनने का जो सफ़र है, इसमें दो बातें मेरे जहन में आती हैं। एक तो जो आपका औरंगाबाद है उसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, मतलब राजपूतों की धरती। दूसरा ये कि एक मशहूर शायर मनव्वर राणा हैं और उनका टाइटल राणा रहा है। तो ये जो राणा अब तक आया, ये चित्तौड़गढ़ की वजह से राणा आया, मनव्वर राणा की वजह से राणा आया, या फिर ये राणा रखने की वजह क्या हुई? ज़रा हम आज ये भी तो जाने ये आफ्ताब राणा का कैसे हो? जैसे एक्चुअली होता यह है कि कभी कभी कोई छोटा सा हादसा आपको एक नई दिशा देता है। तो एक बार हुआ ये कि मैं एक होटल में ठहरने के लिए गया, तो उसने उस वक्त आधार कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड था, लेकिन वोटर कार्ड कोई मांगता नहीं था। तो उसने हमको पूछा कि भाई आपका क्या नाम है? तो हमने बोला बंदे को सैयद मोहम्मद महमूद आफ्ताब आलम कादरी कहते हैं। तो कहे कि पूरा मोहल्ला का नाम है का? अच्छा। हमको हंसी भी आई, गुस्सा भी आया। हम बोला ना, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। इतने में औरंगाबाद में एक मुशायरा हुआ। देखिए, मैं सच्चाई से गुरेज नहीं कर सकता। एक मुशायरा हुआ और उसकी निज़ामत करने के लिए कलकत्ता से मुनव्वर राणा आए। बड़ी शानदार एंकरिंग, क्योंकि भाई बहुत मजबूत आवाज़ के मालिक। तो इस तरह से वो बोलते थे, अब आपके सामने पेश करूँगा। है? तो हमको लगा अरे तेरी। तो हमने बोला आज से बेटा हमको मिल गया। अब सैयद ख़त्म, मोहम्मद ख़त्म, महमूद ख़त्म, आलम ख़त्म, कादरी ख़त्म, अब रह गया आफ्ताब। और उनसे प्रेरित होकर हमने लिखा राणा। अब राणा में कुछ उर्दू दां लोग मेरे पीछे पड़ गए, कौन वाला राणा? हम बोला कौन वाला राणा मतलब? नहीं, रे आयन नू अलिफ। हम बोला नहीं। तो रे अलिफ नू अलिफ? हम बोला हाँ। तो रे अलिफ नू अलिफ को कैसे लिखोगे हिंदी में? क्योंकि रे आयन नू अलिफ को लिखना है रा में पाई रा और ना से नल राना। तुम कैसे लिखोगे? हम बोला जब लिखना होगा तो बता देंगे। तो नहीं बताना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमने खोजा कि मुनव्वर राणा कैसे लिखते हैं। तो मुनव्वर राणा की एक किताब है गज़ल गाँव, जो हिंदी में है। तो उसको ढूंढ के निकाला, ढूंढने के लिए पटना जाना पड़ा। तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपने नाम, असल उनका नाम है मुनव्वर, सैयद मुनव्वर अली। तो उनका पहला तखल्लुस था आतिश, तो वो थे सैयद मुनव्वर अली आतिश। तो जब वाली आसी साहब से उनकी मुलाकात हुई तो वाली आसी ने कहा कि क्या मियाँ आतिश फातिश करते हो, कोई अच्छा नाम लेके आओ। तो कहेंगे उस्ताद मोहतरम आप ही अच्छा नाम दे दीजिए, कहेंगे आज से तुम राणा। तो मुनव्वर साहब को राणा का टाइटल वाली आसी साहब ने उनके उस्ताद मोहतरम ने दिया। तो हमने देखा हिंदी में गज़ल गाँव किताब है, उसमें उन्होंने राम पाई रा और टवर्गीना राणा लिखा, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है मजबूत होता है। तो मैंने भी वही लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जिसको फॉलो करते हैं उसकी हर अदा को आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं। अच्छा चलिए, अब हम मुनव्वर राणा की बात आ गई है, तो जो बड़े शायर हैं देश के और बड़े बड़े मंचों, किन किन बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला है? कुछ बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। मंजर भोपाली साहब के साथ, मरहूम राहत इंदौरी साहब के साथ, मरहूम मुनव्वर राणा के साथ, मरहूम हबीब हाशमी के साथ।
जैसे मेरे साथ दिक्कत, मरहूम के अलावा जिंदा का कुछ नहीं नाम बता दीजिए। नहीं, मेरे साथ दिक्कत यही है कि मैं जिसके साथ एक से ज़्यादा प्रोग्राम कर लेता हूँ मरहूम हो जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा खतरनाक बात बता रहे भाई। कोई किताबें भी आई क्या आपकी? नहीं, किताब भैया देखिए, किताब तो है कि किताब के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। मैं 7वीं पास आदमी हूँ, मेरे ईमेलें बहुत गलत होते हैं। मैं आज तक हर्षिकार और दीर्घिकार को नहीं समझ पाया ये हूँ। 7वीं पास आदमी जब बोलता है तो पीएचडी उसका मुंह देखता है। हाँ? ऐसा ये है कि नहीं? ऐसा होता है। अच्छा। आप ही के शहर में हुआ है, शेरघाटी में, अच्छा। एक 7वीं पास आदमी के लिए पर थीसिस लिखने के लिए आया। अब जब वो बोलने लगे तो थीसिस लिखने वाला लड़का लिखे नहीं रहा है। अच्छा तो होता है जी। क्योंकि हम लोग अपना ऐब छिपाने के लिए बोलते बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन फिर याद आता है कि अच्छा, कभी ये आप मुशायरों में या ऑर्केस्ट्रा में या नाटक में कभी घर के अब्बी अम्मी वगैरह, अब्बू अम्मी ये सब कभी देखने पहुँचे, या उनके तरफ क्या रिएक्शन रहा, या बीवी बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है? बीवी बच्चे तो बहुत गुस्सा रहते हैं। अच्छा। जब मेरी फिल्म रिलीज़ हुई हाँ, आज के भारत, हाँ, तो बच्चों ने हंगामा किया कि हम लोग भी देखेंगे। तो बेगम भी कहेंगे हम भी देखेंगे। औरंगाबाद गुप्ता टॉकीज में लगी हुई थी फिल्म, लगी, लोगों ने देखा। देखने के बाद जब मैं घर आया तो कोई हमसे बोल ही नहीं रहा है। विलेन बने थे क्या? हाँ, विलेन थे, उसमें 2-3 गाने में डांस वांस किया था। अब साहब बच्चे तो बोल ही नहीं रहे हैं, अच्छा। बेगम तो एकदम मुंह जो है कि 2.5 किलो का फुलाई हुई हैं। हम लोग खाली आखिर बात क्या हुई, कहे सब फिल्म छोड़िए। अच्छा, अब्बू आपके ये तो बाद की चीज़ें हैं। बीवी बच्चे तो बाद में आए, तो बहुत कम उम्री से आप लगे हुए, जब शादी भी नहीं हुई थी। तो अब्बू ने कभी आपके कोई नाटक वाटक देखा या उसका कोई? अरे मेरे भाई क्यों घूरते रहे हो? अब्बू जब हयात थे तो मैं एक नाटक कर रहा था, रिहर्सल हो गया, डेट उट रखा गया, तो हम सोचा कि चलो, उसमें मेरा अच्छा कैरेक्टर था, हीरो कैरेक्टर था मेरा। तो हमने सोचा कि क्या नाम था उसका? अरे अभी नाम मत पूछिए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो ज़रा अपने वालिद मोहतरम को दिखाते। तो गए कि भाई फलां दिन शो है, आपको नाटक देखने चलना। कि बट लाहौल विलाकुत, मैं नाटक देखूंगा जी, ये सब नहीं होगा। बड़े मान मनोबल के बाद वो तैयार हुए कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के चलेंगे, ऐशा के पहले भेज देना। चलिए, हजरत गए, नाटक देखे। पूरी ऑडियंस औरंगाबाद टाउन हॉल में, पूरी ऑडियंस हंस हंस के लोट पोट हो गई। एमएलए ब्रिजमोहन सिंह थे, हंसते हंसते कुर्सी से गिर गए। लेकिन हम रारा के आंख चुरा कर देखते थे कि मेरे अब्बू का क्या स्थिति है। तो वो एकदम सीरियस, एकदम यूं। अच्छा, उनको हंसी नहीं आ रही है? कुछ नहीं। अब आपको बता देते हैं कि नाटक का नाम था ता हम कुंवारे रहे हैं। अच्छा। मेरे वालिद मोहतरम को ही लग रहा था कि नाटक खाली मेरे लिए कर रहा है। अच्छा, इसीलिए बुलाया भी? इसीलिए बुलाया है कि मैसेज जो है कि चला जाए कि हम कुंवारे रहे, हम ब्याह हुआ करा दीजिए। अच्छा। घर आए तो जाते जाते उन्होंने पूछा कितने बजे तशरीफ लाएंगे आप जनाब? हम लोग 10 बजे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं 10 बजे तक इंतज़ार करूँगा। खाना उन्होंने नहीं खाया। जब मैं गया, घर पहुँचा, दस्तरखान लगा, खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने मेरी वालदा को बुलाया। बेगम ज़रा सुनो। तो बेगम तशरीफ़ लाई कि इनकी इनसे मिलिए, ये हैं जनाब आफ्ताब आलम साहब, स्टेज पर हैं आफ्ताब राना साहब। इन्होंने आज हमको बैठा के 2 घंटा बेवकूफ़ बनाया है, और 2 घंटा में 5 बार बोला कि तो हम कुंवारे रहें, तो हम कुंवारे रहे, तो इनका निकाह कर दिया जाए, लड़की तलाशिए। हम बोला ऐसी कोई बात नहीं, नाटक का नाम था। तो और इससे पहले तुमने नाटक किया था तो हमको क्यों नहीं बुलाया? वैसे तुम एक्टिंग अच्छा करते हो। उस दिन हमको सर्टिफिकेट मिला कि एक्टिंग अच्छा करते हो। लेकिन फिर उसके बाद वालिद साहब बीमार पड़े, ऑन बेड हो गए, काफ़ी दिनों तक बीमार रहे।
फिर 4 बहनें थीं, चारों बहन की शादी के बाद जिम्मेदारी रही। चारों बहनों की शादी, क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। सबसे बड़ा मैं, फिर मेरे बाद 4 बहन, फिर 2 छोटे भाई। अच्छा, कोई उस्ताद रहे होंगे जिनसे ये सब कुछ आया आप में? ये शौक़ किसने, ये चिंगारी कहाँ से लगी? देखिए, हर चीज़ की अपनी अपनी उसको मैं शब्द नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ वजूहात होती है जो आप उसको या तो पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। मैं जब सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि मैंने अपना जीवन जो शुरू किया वो नरेंद्र टॉकीज़ में पोस्टर साटने से किया है। जो फिल्में लगती हैं तो एक दिन पहले जो पोस्टर सटता है तो पोस्टर साटने से किया। पहले पोस्टर 6 सीटर आता था, 6 अलग अलग पार्ट को जोड़ के एक पोस्टर बनाया जाता था। तो मैं उसमें इतना माहिर हो गया था कि 6 सीटर साटने के लिए मुझको डेहरी, सासाराम, गया वगैरह में, गया में पैराडाइज वगैरह में, भारत में मिलाना पड़ता था, तो वो उसके हम माहिर हो गए थे। तो हमको बुलाया जाता था और उस वक्त 50 रुपया एक पोस्टर साटने का हमको मिलता था, जो बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। तो पोस्टर साटने से हमने शुरू किया। फिर उसके बाद सिनेमा हॉल का प्रचार करने लगा। बहनों भाइयों, 4 शो में देखिए, आज से लगी है गर्दा उड़ान फिल्म, है ना। तो ये मेरी शुरुआत है। आज बड़े बड़े एक्टर पैर छूते हैं। अब ये अलग बात है। अच्छा। तो यहाँ से मैंने अपने आप को शुरू किया, फिर ऑर्केस्ट्रा में गया, फिर यहाँ। तो अब आइए कि मैं एंकर कैसे बना। जब मैं सिनेमा हॉल का प्रचार 2 वक्त होता था, सुबह में और शाम में। तो शाम में जब प्रचार करके मैं आता था तो बराड़पुर होते हुए अपने घर जाता था, और बराड़पुर में एक संस्था थी ब्लैक रोज ऑर्केस्ट्रा, जिसका रिहर्सल होता था। उनके दरवाजे में एक छोटा सा छेद था, मैं उसी छेद में आंख लगा के यूं देखता था, क्योंकि हम रिक्शा वाले थे। रिक्शा पर प्रचार करने वाले ऑर्केस्ट्रा में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कुछ दिन के बाद उन लोग को एहसास हो गया कि लगता है कि बाहर कोई रहता है। तो गाने का रिहर्सल चल रहा था कि पत्थर से शीशा टकरा के वो कहते हैं दिल टूटे ना, सावन को आने दो, फिल्म का नाम था। तो धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता गया, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, दरवाज़ा खुलता गया, आगे बढ़ता गया, दरवाज़ा खुलता गया, आगे बढ़ता गया। आधा से ज़्यादा दरवाज़ा खुल गया और मेरी गर्दन पूरी अंदर चली गई, और उसका धड़ाक दरवाज़ा बंद कर दिया गया, और मुझे दरवाजे के कोर से चोट लगी। ये देखिए, यहाँ पे एक दाग है, ये कट गया, काफ़ी खून निकला। मैंने उसी दिन सोचा कि ससुरा, इन लोग हमरे से बढ़िया है का, अनाउंसर बन के दिखाएंगे और इन लोग से पैसा लेंगे और इन लोग का अनाउंसिंग करेंगे। तो ब्लैक रोज ऑर्केस्ट्रा का जो पहला प्रोग्राम हुआ गोह में, उस वक्त बड़े अनाउंसर को 150 रुपया मिलता था। जो गया से, पटना से जो आते थे लोग, 150 रुपया मिलता था बड़े अनाउंसर को। मैंने इन लोगों से 300 रुपया वसूला। क्या उम्र रही होगी? क्या उम्र रही? अब उम्र हम लोग जोड़ते हैं जी। फिर भी अनुमान था। मोछ आ रही थी। अच्छा, वो बहुत छोटी। हाँ, अब बहुत वाहवाही हुई, और फिर ब्लैक रोज ऑर्केस्ट्रा का मैं परमानेंट अनाउंसर हुआ, और वहाँ से फिर अनाउंसिंग की प्रक्रिया। अभी कोई आपके बच्चों में दिलचस्पी इस तरह क्या कर रहे हैं? बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? मेरी बड़ी बेटी जो है वो BSc नर्सिंग कर रही है। अच्छा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाएगी। एक बच्चा है जो कलर का डिप्लोमा कर रहा है। एक बच्चा जो है वो हाफिज़ है, अभी हाफिज़ हुआ है वो, और आगे मौलवी। कलाकार का बेटा हाफिज़? नहीं, कलाकार मत बोलिए। वो शहर के शैतानत के इमाम का बेटा हाफिज़ हो गया। भाई, जो मसाजिदों में जो मतलब अपने पाप की प्रायश्चित के लिए। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं अच्छा, कि पापी पेट के सवाल के लिए जो पाप की गठरी मैंने अपने कंधे पर रखी, वो भारी, ज़्यादा भारी ना हो जाए, इसके लिए मैंने अपने बेटे को हाफिज़ बना दिया कि वो नैया पार लगा दे। क्या कहेंगे आप नए बच्चों के लिए? एक ठीक है, आपने बड़े बड़े शायरों के साथ स्टेज किया, एंकरिंग किया, आप
एज एन एक्टर रंगकर्मी बहुत सारे नाटक में काम किया, फिल्मों में काम किया, बहुत सारी आर्टिकल लिखी आपने, लेकिन अभी बच्चों के लिए अभी जो हालात हैं, अभी टेक्नोलॉजी आप देख रहे थे, हमारे बच्चों, मेरे बेटे से बात कर रहे थे, तो आपने अभी टेक्नोलॉजी के दौर में अभी क्या उम्मीदें लगाते हैं और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अगर ये बच्चे जो 2024 है ना जी, अभी 2024 है, अगर 99-94 में ये लोग अगर होते तो मैं इनको दूसरा डायलॉग बोलता, 14 में होते तो दूसरा डायलॉग बोलता, 24 में है तो तीसरा डायलॉग बोलना पड़ेगा। उस वक्त बोलते कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। ये मैं 94-95 में कहता जी। लेकिन माहौल बदला। कल तक हमको नचनिया बजनिया कहा जाता था, ये 2014 आते आते तक हम कलाकार के गिनती में आ गए। तब मैं ये कहता उन नौजवान बच्चों को, अगर 14 में ये मैसेज आप हमसे लिए रहे होते तो मैं उनको कहता कि इसमें असीम संभावनाएं हैं, अगर आप इसको पढ़ के करेंगे तो आपके लिए दुनिया खुली है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप NSD जाके या आपके फिल्म इंस्टीट्यूशन में जाके ये कहते लेकिन अब 2024 है, आज तकनीक इतनी मजबूत हो गई है कि आप बिना NSD गए हुए, बिना BNA किए हुए, बिना BFA किए हुए, बिना MFA किए हुए, अगर आप में लगन है और आप YouTube को या और भी जो माध्यम है आपके पास, क्रोम के या बहुत सारे माध्यम आपके पास है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर उन ऑप्शंस को अगर आप पढ़ने लगे और उनको पढ़ के खुद को गढ़ने लगे, तो जो आज से 20-25 साल 30 साल पहले धीरू भाई का फोटो के साथ आता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आज के बच्चे दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं। मैं आज के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि तुम गौर से देखो, YouTube के माध्यम से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं कि नहीं। तुम गौर से देखो, फेसबुक में स्टार कमाए जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, रही बात एक्टिंग की, तो अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है तो आज के डेट में आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म। हम लोग के वक्त में तो एक ही प्लेटफॉर्म था, सिनेमा। सिनेमा को फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिला दूरदर्शन के अलावा जब टीवी आया। अब तो हर बच्चे के पास फिल्म है, वो जब चाहा तब जो है कि आफ्ताब राणा का फिल्म देखेगा, जब चाहेगा इमरान अली का फिल्म देखेगा, जब चाहेगा अनस का फिल्म देखेगा, जब चाहेगा पुरू राजकुमार को देखेगा। आज के डेट में टेक्निक यहाँ पहुँच गई है। तो मैं आज के दौर के युवाओं को कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें कुछ करना या बनना है तो पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद खुद को गढ़ो और तब मार्केट में कूदो। कामयाब ज़िंदगी किसकी मानते हैं? क्या खोया क्या पाया? ज़िंदगी क्या है? कैसे महसूस करते हैं? आप शायरों के साथ रहते हैं, अफसाना निगार के साथ रहते हैं, सैयद अहमद कादरी साहब, काफ़ी आप उनकी किताबों से आपने नाटक भी बहुत किया है, तो आप तो बहुत करीब रहे हैं बहुत सारे लोगों के। ज़िंदगी को कैसे महसूस करते हैं? मुनव्वर राणा साहब का एक शेर सुना है? ज़रूर। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मैं उसे सफल आदमी समझता हूँ जो रात में बिना दवा लिए इत्मीनान की नींद सो जाता है। अगर आपको अपनी सबसे प्रिय चीज़ नींद लाने के लिए भी दवा की ज़रूरत है तो आपके करोड़ों रुपए बेकार हैं। आप उन करोड़ों रुपए से पलंग ख़रीद सकते हैं, गद्दा ख़रीद सकते हैं, नींद नहीं ख़रीद सकते। चलिए, बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़माने से ये बात कही जा रही भी है। अब हम सवाल को समेट रहे हैं अपने के आपको आपके पसंदीदा कुछ अशार जो आपको बार बार लगता है कि हम अपने 100 से ज़्यादा स्टेज किए, मतलब कई 100 स्टेज किए हैं, वो ऐसे अशार जो बार बार आप सुनाते हैं लेकिन जी चाहता है कि फिर भी उसको कहते रहें, ऐसे कुछ अशार या ऐसे कोई डायलॉग्स जो आपने कभी किसी स्टेज पर मतलब एक रंगकर्मी के तौर पर, एक फिल्म एक्टर के तौर पे आपने बोला हो, जो लगता है कि वो डायलॉग वाकई, वो बातें वाकई बहुत बड़ी बातें हैं छोटे में भी, तो ऐसे कुछ अशार?
कुछ हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ शेर तो ऐसा होता है जो वाकई उसको अपने तरफ आकर्षित करता है या उसकी पहचान बन जाता है। तो मैं अपने 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको। बिखरा हुआ था मैं बन के लफ्ज़ फ़ज़ाओं में, उसने मुझे छुआ, मैं किताब बन गया। बहुत अच्छा। और ए खिलाल टूथपिक, ए खिलाल तुझको 1000 बार है सलाम, मेरे फाका कशी का तू नकाब बन गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये शेर मैं बार बार दोहराता हूँ और ख़ूब दोहराता हूँ, और इतना दोहराता हूँ कि लोगों को अब लोग ये समझने लग गए हैं कि बस अब ये वाला शेर हिंदी की कुछ पंक्तियाँ, हाँ हिंदी की तो चूँकि शायरी या उर्दू से है, लेकिन आपकी हिंदी भी अच्छी रही और हिंदी मंचों पर भी आप दिखते हैं, तो आपको ऐसी कोई हिंदी की कुछ पंक्तियाँ? हाँ, हिंदी के दो शेर सुनिए हिंदी के कि निर्मल निर्मल कोमल कोमल तेरे रूप की छाया। निर्मल निर्मल कोमल कोमल तेरे रूप की छाया। निर्मल निर्मल कोमल कोमल तेरे रूप की छाया, अंग अंग की कोमलता को फूलों ने अपनाया, और जब वो भोली भाली सूरत मेरे मन को भाई, मैं बैठा ये सोच रहा था क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। क्या बात। और मेरे बहुत करीब है एक नाटक जिसका नाम है प्रश्न। मैं प्रश्न के एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। प्रश्न ये लिखा गया था दलेलचक बघौरा कांड के बाद, तो जिस पर संतोष बादल ने एक फिल्म फाइनल मैच बनाई थी या और भी, तो उसी के बाद ये नाटक लिखा गया था प्रश्न। केवल एक आदमी के अहम की संतुष्टि के लिए। अगर शव्या का नीलाम नहीं किया गया होता तो सीता का निष्कासन नहीं हुआ होता शायद। हम और आप मजबूर हैं उस कड़वे कसैले दरख्त के नीचे रहने के लिए जिसके हर पत्ते पर लिखा हुआ है कि द्रोण ने, गुरु द्रोण ने, हाँ वही द्रोण जिसने अपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। हम मजबूर हैं उस इतिहास के पन्नों के नीचे जिंदा रहने के लिए जहां ये साफ साफ दिखाई देता है कि महाभारत के समाप्ति के पश्चात अश्वत्थामा के तीर ने गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की नृशंस हत्या कर दी थी। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज ये नई नवीन संस्कृति नहीं पनपती जहां आदमी के साथ बूढ़ों को भी, बूढ़ों के साथ बच्चों को भी काट दिया जाता है। हम तो मजबूर हैं, वो तो मजबूर नहीं था जो महामानव था। आज लोग कहते हैं कि उस नारी का बलात्कार हो रहा था और आप खड़े होकर देख रहे थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त तुमने ये उंगली क्यों नहीं उठाई थी भीष्म पितामह पर, जब भरे दरबार में निर्वस्त्र किया जा रहा था नारी को और वो महामानव चुपचाप बैठा था। वेरी गुड, क्या बात। इसमें क्या किरदार आपका रहा? इसमें मैंने सबसे पहले सागर का कैरेक्टर किया था, जिसके गांव में ये नरसंहार हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इसमें उसके हीरो का स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखने का कुछ रहा, आपने कुछ लिखा? हाँ लिखा है। स्क्रिप्ट हल्की फुल्की लिखता हूँ। अभी मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है डॉक्टर विचित्र। अच्छा। डॉक्टर विचित्रम उसका नाम मैंने रखा। उसमें एक कैरेक्टर है जो कई तरह से जिंदा। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि 7वीं पास होने पर आपको इतना गर्व है कि किसी पत्रिका के आप संपादक से उलझ गए थे कि उन्होंने आपके नाम के साथ 7वीं पास क्यों नहीं लिखा। ये बहुत पुराना वाक़या है कि आप जैसे मैं जो भी लिखता हूँ थोड़ा बहुत कटर मटर अच्छा बुरा, तो मैं लिखता हूँ आफ्ताब राना 7 पास औरंगाबाद बिहार।
अब अगर संपादक को ये लग रहा है, बातें कहीं आपके बच्चों को बुरी तो नहीं लगी कि मेरे अब्बा ये 7वीं पास का प्रचार कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे जानते हैं कि मेरा बाप थोड़ा सा बददिमाग टाइप का आदमी है, वो कुछ भी बोलता है। अच्छा। और वो मैंने उनको पहले बताया है हाँ। कि बेटा तुम MA PhD जो करना है कर लो, मैं तो 7वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा। मेरे तमाम बच्चे जानते हैं कि मैं ये बताने में क्यों गर्व होता है आपको कि क्यों? आप अपने लेख में, आपकी अपने शायरी, अपने अशार में और अपनी चीज़ों में? ये तो बहुत गलत बात है ना। नहीं, गलत नहीं, नहीं, आप आपके दिल की बात मैं आप लिखिएगा डॉक्टर इमरान अली जी, तो आप डॉक्टर काहे लिखिएगा, आप इमरान अली लिखिए। आप लिखिएगा डॉक्टर इमरान अली PhD, क्यों लिखिएगा भाई? आप जब हैं तो मत लिखिए। अब जैसे अनस बाबू है तो अनस बाबू अभी पढ़ रहे हैं, कल को जाके ये डॉक्टर हो जाएंगे अल्लाह चाहेगा तो, है ना, माशाल्लाह। ये MBBS हो गए, तब तो ये तो डॉक्टर हो गए। तो क्यों लिखेंगे डॉक्टर अनस? इसलिए कि उनको डॉक्टर होने पर फख्र है ना। तो जितना उनको डॉक्टर होने पर फख्र है उतना ही मुझको भी अपने 7वीं होने पर फख्र है। क्योंकि भाई देखो, नाटक करता हूँ मैं शायरी भी नाटक के वजह से करता हूँ, और नाटकों में जो मेरा रोल मॉडल है भारत में, उस आदमी का नाम है स्वर्गीय भिखारी ठाकुर। जब उन्हें भारत सरकार ने नामित किया पद्मश्री के लिए, तब उनके ग्रुप के लोगों ने उनको भिखारी लिखना सिखाया। वो मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। इसलिए मुझे फ़ख्र है कि भैया मैं 7वीं पास हूँ। जिस तरह से शायरी में मेरे रोल मॉडल महजूर शमसी हैं, उसी तरह से नाटकों की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में मेरे रोल मॉडल स्वर्गीय भिखारी ठाकुर हैं। मैं इन दोनों को फॉलो करता हूँ और मुझे नाज है कि मैं 7वीं पास हूँ। तो व्यूअर्स से आप मेरी बातचीत सुन रहे थे, मशहूर एंकर, लेखक, शायर, अदीब, नाटककार, फिल्म अभिनेता, फिल्म के डायरेक्टर आफ्ताब राना से। और आफ्ताब राना से बहुत सारी ऐसी अनसुनी बातें, अनसुनी कहानी जो शायद आज तक आप नहीं जानते थे, वो सारी बातें, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम बातें अपनी बताई और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। आखिरी में मैं एक संदेश के तौर पे ज़रूर जानना चाहता हूँ, जो मैंने सवाल नहीं भी किया हो और आपके दिल की वो बात है, आप कहना चाहते हैं दर्शकों को, वो क्या कहेंगे ये दर्शकों से? मैं ख़ास तौर से दर्शकों से एक बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, फेस टू फेस के माध्यम से, कि आज का जो ये दौर है, इस दौर में आपका होना ज़रूरी है। आपका होना ज़रूरी है। वो आप इमरान भी हो सकते हैं, वो आप अखिलेश भी हो सकते हैं, वो आप आफ्ताब भी हो सकते हैं, वो आप मुमताज़ भी हो सकते हैं, वो आप महेश भी हो सकते हैं। आपका होना ज़रूरी है। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आप कोई ना कोई काम करते होंगे, तो काम वैसा कीजिए जिससे आपका भी भला हो, समाज का भी भला हो, और आप प्रेरणा स्रोत बनिए दूसरे के लिए। कब तक ताली बजाइएगा? कोई ना कोई काम ऐसा कीजिए कि आपके लिए भी ताली बजे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी मिली आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। तो व्यूअर्स से आप सुन रहे थे आफ्ताब राना से बातचीत। इन्होंने जो सारांश कहा वो ये कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का भला हो, और आप ऐसा कुछ कीजिए कि आपके लिए तालियां बजाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए।